टॉपिक का नाम है ईडी करंट। ईडी करंट। और क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है, व्हाट इज ईडी करंट एंड राइट इट्स 3 एप्लीकेशंस। ईडी करंट क्या है और इसके एप्लीकेशंस यानी कि यूज को लिखना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मीनिंग क्या होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों कि फिजिक्स में जो भी आप पढ़ते हैं उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं जो हेडिंग लिखा रहता है उनमें मैक्सिमम हेडिंग्स में ही उसका मीनिंग छिपा होता है, जिससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा, आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या इसमें हम लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है ईडी करंट। करंट तो आप लोग जानते हैं, करंट का मतलब विद्युत धारा, धारा बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट होगा तो विद्युत धारा होगा। अभी यहाँ पर करंट है तो सिर्फ धारा हो गया। दूसरा वर्ड आया मेन ईडी। ईडी का मतलब होता है भंवर। जैसे मान लीजिए कहीं पर पानी है, तालाब है, कुआं है, उसमें हम लोगों ने एक पत्थर मारा, तो पत्थर मारने पर आप देखते हैं कि वहां पर इस तरह से ऐसे ऐसे गोल गोल, इस तरह से पानी में ऐसी गोल गोल आकृति बन जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं ईडी। और जब करंट इस तरह के नेचर का होता है, यानी हम बोल सकते हैं सर्कुलेटिंग नेचर का होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो कौन सा करंट है, तो वो है ईडी करंट। फिर से सुनिए ध्यान से, करंट जब सर्कुलेटिंग नेचर का हो तो उसको बोलते हैं ईडी करंट। अब ये सवाल आता है कि ईडी करंट बनता कैसे है, प्रोड्यूस कैसे होता है, तो ये जानना जरूरी है। आपको पता है करंट कैसे बनता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होता है तब करंट डेवलप होता है। यहाँ भी कुछ उसी तरह का कंसेप्ट हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आप जानते हैं कि किसी कॉइल से जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है तो, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है तो उस कॉइल में ईएमएफ जनरेट होता है, और वह ईएमएफ जनरेट होगा तो करंट भी इंड्यूस होगा। यही कंसेप्ट यहाँ पर है। परंतु यहाँ पर एक कंडक्टर भी ले सकते हैं और एक मेटल का सरफेस भी ले सकते हैं। तो हम दोनों आप यूज कर सकते हैं, या तो कंडक्टर बोलिए या तो मेटल का सरफेस। तो पहले फिगर से समझते हैं कि ईडी करंट क्या है। एक इस तरह का मेटल का सरफेस है। अब इस मेटल सरफेस में वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्यों अप्लाई किया गया? क्योंकि जब तक मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज करेगा? आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स किससे जुड़ा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब इस मेटल सरफेस पर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो यहां पर डेफिनेटली ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज होता जा रहा है। फ्लक्स कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। तो फ्लक्स जैसे घटेगा बढ़ेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण यहाँ पर करंट भी जनरेट होगा, करंट भी इंड्यूस होगा, और वो करंट का जो नेचर है वो इस तरह का होगा। पाया गया कि वो सर्कुलेटिंग है, सर्कुलेटिंग। और ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग ईडी करंट। ये हो गया मेटल सरफेस। और ये जो इस तरह से लाइंस में बना रहा हूं, ये लाइंस आप देखकर समझ गए होंगे, ये लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ये लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? ठीक, याद आ गया आपको? फाई से। इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो ये फिगर बन गया ईडी करंट का, और इसके बारे में नोट कर देना है कि ईडी करंट क्या है और इसका एप्लीकेशन लिख देना। बस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस, और ये 2 मार्क्स, कभी कभी 3 मार्क्स में भी आ जाता है, लेकिन जनरली ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही पूछा जाता है। डेफिनेशन लिखिए, फिगर बनाइए, एप्लीकेशन लिख दीजिए, बस आपका काम खत्म। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। Whenever magnetic flux linked with the metal surface changes, यानी बदलता है, then EMF is induced in the surface and hence current is also induced. The current induced in the surface is circulating. सर्कुलेटिंग का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ये जो सर्कल बन रहा है यही सर्कुलेटिंग हो गया। करंट जो बना सर्कुलेटिंग नेचर का बन रहा है, इज सर्कुलेटिंग इन नेचर। दिस सर्कुलेटिंग करंट इज नोन एज ईडी करंट। This circulating current is known as ED current। और अब ये थोड़ा आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, कोई भी फिजिक्स में फिनोमिना हम लोग पढ़ते हैं, कोई लॉ पढ़ते हैं, तो उसके पहले कोई साइंटिस्ट के बारे में चर्चा करते हैं कि साइंटिस्ट किसने इसको खोजा था, किसने आविष्कार किया था। जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो था उसके बारे में हमें सबसे पहले बताया था फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने। उसके बाद आए लेंज ने बताया कि ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो जिसके कारण इंड्यूस हो रहा है उसका अपोज करता है। अब आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ईडी करंट, तो यहाँ पर भी ये जानना जरूरी है कि ईडी करंट के बारे में हमें किसने पहले बताया था। तो उस साइंटिस्ट का नाम है फोकाल्ट। इन्होंने ही पहले ईडी करंट के बारे में बताया था, और इस कारण से ईडी करंट का एक दूसरा नाम है फोकाल्ट करंट। तो आपको ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स कि अगर क्वेश्चंस में फोकाल्ट करंट भी आ गया तो आपको वही चीज लिखना है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, यानी आपको ईडी करंट के बारे में ही लिखना है, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसकी खोज की थी, उन्हीं के नाम पर ये करंट का नाम भी रखा गया। तो आप देख रहे हैं बहुत ही आसानी से आप समझ गए। ये नोट्स आपके कॉपी में भी है। मैंने आपको पढ़ने का तरीका बार बार बताया है कि आप पहले नोट्स को पढ़ें, नोट्स को 2 बार 3 बार पढ़ें, उसके बाद आप वीडियोस को देखें, नोट्स को अपने बगल में रखें, एक रफ कॉपी रखें, नोट्स को देखते जाएं, साथ ही साथ वीडियो को देखें, पॉज करके देखें, धीरे धीरे देखें, रोक कर देखें, आपको समझ में आते जाएगा, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर, जो बोल रहा है एप्लीकेशन कि ईडी करंट का एप्लीकेशन क्या है, यूज कहाँ है। तो आइए हम लोग अब लिखेंगे इसका एप्लीकेशन कि इसका यूज आखिर कहाँ कहाँ होता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप करंट चैप्टर जब पढ़ेंगे, करंट यूनिट, या आपने 10th क्लास में करंट पढ़ा ही होगा, तो आप जानते हैं कि जिस कंडक्टर से करंट जब पास करता है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस के कारण करंट लॉस कर जाता है, और रेजिस्टेंस के कारण हीटिंग इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट से करंट लॉस करता है। तो यहाँ भी आप एक देखेंगे कि जहाँ भी ईडी करंट डेवलप हो रहा है उसका लॉस भी हो रहा है। हालांकि इसका लॉस भी है, परंतु कई क्षेत्र में ईडी करंट का यूज भी होता है। आइए देखते हैं कहाँ पर ईडी करंट का यूज होता है।
तो हेडिंग होगा यूजेस ऑफ ईडी करंट। सबसे पहला यूज है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस मतलब इंडक्शन चूल्हा तो आप लोग जानते हैं, उसी में आता है इंडक्शन फर्नेस, उसी को बोल सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ईडी करंट का यूज कैसे होता है? इंडक्शन में एक मेटल का सरफेस होता है, जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड वहाँ अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है तो करंट भी जनरेट होता है, और उस करंट के जो हीटिंग इफेक्ट है उसका यूज हम लोग खाना बनाने के रूप में करते हैं, क्योंकि खाना बनाने के लिए किसी चीज को गर्म करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? हीट एनर्जी की जरूरत है। दूसरा, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम का यूज होता है ब्रेक लगाने में। ट्रेन्स में मैग्नेटिक ब्रेक्स लगते हैं, वहां पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, जिसके कारण टॉर्क डेवलप होगा, और उस टॉर्क के कारण उस व्हील को, एक जो ड्रम लगा होता है उस कारण से उस व्हील को हम लोग रोक सकते हैं ईडी करंट की मदद से। थर्ड नंबर है इलेक्ट्रिक मीटर्स, और 4 नंबर में आप लिख सकते हैं, हालांकि आपसे क्वेश्चन में 3 ही पूछा गया है तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। मैंने आप एक एक्स्ट्रा बता रहा हूं क्योंकि आप हो सकता है एग्जाम में भूल जाएं तो आपको याद रहे। 4 मैं लिख रहा हूं, आप 1 भूल जाएंगे तो 3 आपको याद रहेगा ही, आपको 3 ही लिखना है एग्जाम में। स्पीडोमीटर्स में, स्पीडोमीटर्स ये इलेक्ट्रिक मीटर्स तो जान रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर्स है, उसमें एल्युमिनियम प्लेट में वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके ईडी करंट के माध्यम से इलेक्ट्रिक मीटर्स का हम लोग यूज करते हैं। लास्ट, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर्स व्हीकल्स में होता है, गाड़ियों में होता है, गाड़ी के स्पीड को बताने के लिए कि गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है, तो वहां पर भी इस ईडी करंट का यूज होता है। तो ये आज हम लोगों ने सीखा ईडी करंट क्या है और ईडी करंट का यूज क्या है। इसके बाद हम लोग अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी stored in an inductor। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। आपको अगर पिछला लेक्चर याद होगा, ध्यान से आपने देखा होगा, तो मैंने आपको वहां बताया था लेंज लॉ, और हमने ये प्रूव किया था कि जो लेंज लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग है। लेंज लॉ में क्या बताया गया कि ईएमएफ जिसके कारण इंड्यूस हो रहा है उसी का अपोज करता है। तो हम लोगों ने देखा था कि ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो या तो मैग्नेट के कारण हो रहा है या तो करंट के कारण हो रहा है। मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है और करंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, फ्लक्स चेंज करता है, ईएमएफ जनरेट होता है, और ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है वो उसी का अपोज करता है जिसके कारण वो जनरेट हो रहा है। तो अपोज करने के लिए हमें एक मैकेनिकल वर्क बाहर से करना पड़ता है, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, और यही वर्क डन जो होगा स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। और इसका जो आंसर है ये बहुत हद तक मिलता जुलता है आपके पिछले टॉपिक से जो मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन एक फिनोमिना है कॉइल की, जिसमें कॉइल से करंट पास होता है, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, कॉइल में फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, फ्लक्स जब चेंज हो रहा है ईएमएफ इंड्यूस होता जा रहा है, और इसी घटना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, जब कॉइल में करंट के चेंज होने के कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है। आइए हम फिगर से समझते हैं।
ये इस तरह का कॉइल था, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टर, जो यहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ है। यहाँ से करंट पास कर रहा I, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, फ्लक्स है। ईएमएफ इंड्यूस होगा इधर। अब आपको पता है इसका डेफिनेशन मैंने पिछले बार लिखा था, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर से लिखते हैं हम लोग इसमें। आइए ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो से ध्यान आप इधर उधर मत भटकाइए, आपका ध्यान पूरी तरह से बोर्ड पर होना चाहिए। क्या लिखा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। बीच में अगर आपको कोई डिस्टर्ब करे तो आप उसको रोक दीजिए और अपना पूरा ध्यान वीडियो पर दीजिए। आपको अपना ध्यान नहीं भटकाना है, क्योंकि ध्यान भटकाने से आप जो कंटिन्यूटी बनते आ रही है वो ब्रेक हो जाएगी और आप कंसेप्ट को भूल जाएंगे। When current passes through a coil changes, then EMF is induced in the coil, and after some time, when magnitude of current changes, then EMF will be induced in the coil। और यहाँ पर जो तीन इंपॉर्टेंट चीज है वो हमने लिखा था पहले भी, लेट फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स, आई फॉर हो जाएगा करेंट पासिंग थ्रू द कॉइल, और ई ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। फाई से मैग्नेटिक फ्लक्स, आई से करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, ई से इंड्यूस्ड ईएमएफ। और आपको याद होगा मैंने बताया था ये जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट पर, क्योंकि करंट के मैग्नीट्यूड पर ही फ्लक्स चेंज कर रहा है। करंट का मैग्नीट्यूड घटेगा बढ़ेगा, फ्लक्स भी घटेगा और बढ़ेगा। सो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और हम लोग लिख सकते हैं फाई बराबर एल आई। ये आपको याद होगा एल क्या है, एक कांस्टेंट है, वेयर एल इज ए कांस्टेंट known as coefficient of self induction। ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी फाई बाई डी टी, तो इधर हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी, और ये डी फाई बाई डी टी किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है, एल डी आई बाई डी टी। तो अब इस करंट को जो कॉइल में फ्लो कर रहा है, जिसके कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो ईएमएफ इस करंट को रोकने की कोशिश करेगा। क्यों रोकेगा, क्योंकि लेंज ने हमें बताया था कि ईएमएफ जिसके कारण इंड्यूस होता है उसी का अपोज करता है। तो यहाँ पर ईएमएफ किसके कारण इंड्यूस हो रहा है, करंट के कारण। करंट को ही अपोज करेगा कौन, ईएमएफ करेगा। तो उसके लिए हमें एक वर्क करना पड़ेगा in order to maintain the current। तो वर्क डन जो होगा, सो वर्क डन इज गिवन बाय dw बराबर आई ई डी टी। और ये dw बराबर आई ई डी टी कैसे आया, आइए इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो ईएमएफ V बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V क्यू लिख सकते हैं। क्यू
Q के जगह हम लोग लिख सकते हैं IT, W बराबर V, ये लिख सकते हैं I और ये T लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं I और T? देखिए Q के जगह IT कैसे हुआ? आपको पता है करंट का डेफिनेशन क्या है? करंट I बराबर होता है Q अपॉन T, चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से Q बराबर क्या लिख सकते हैं? IT लिख सकते हैं। यही Q बराबर IT मैंने यहाँ लिखा, V का V है, W का W है। तो अब V के जगह हम लोग कर दिए हैं EMF पोटेंशियल, और ये EMF बराबर I के जगह I है और T के जगह स्मॉल टाइम dt, ये dW निकल गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आप देख रहे हैं कि स्मॉल वर्क डन निकला है dW। अब फिजिक्स में आपको प्रोसेस पता है कि जब हम लोग के सामने स्मॉल क्वांटिटी आती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं ताकि ये एक्सपैंड हो जाए और बड़ा हो जाए, हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। सही सुना आप लोगों ने? इंटीग्रेशन से dW को हम लोग पूरा वर्क प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं। और आप ये भी जानते हैं इंटीग्रेशन में लिमिट हम लोग पुट करते हैं, एक होता है अपर लिमिट, एक होता है लोअर लिमिट। सो आफ्टर इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 with respect in proper limits। अब आइए देखते हैं किस तरह से इंटीग्रेशन होगा। बहुत ही आसान इंटीग्रेशन है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाना है, लिमिट लगाना है और हम लोग के सामने रिजल्ट आ जाएगा। ये आप खुद से भी कर सकते हैं। तो ये dW इंटीग्रेशन का साइन 0 से W, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। उसके बाद हमारे पास क्या है? I e dt, इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे 0 से L0 में। तो 0 से L0, ये अब हम लोग का E का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं L di/dt। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा? 0 से I0, यहाँ पर होगा I0, I L के जगह, E के जगह L di/dt, L di/dt, और ये dt पहले से है। अब dt से dt कैंसिल हो जाएगा, I L di, ये 0 से I, अब यहाँ आ जाएगा I बाहर, L I di, L बाहर आ गया, कांस्टेंट है, di। अब 0 से I0 है, इसका इंटीग्रेशन होगा I²/2, ये इस तरह से L ब्रैकेट के बाहर होगा, लिमिट 0 से I0। अब पुट करेंगे हम लोग क्या लिमिट को? L, यहाँ हो जाएगा I0²/2 माइनस 0। तो अब हमारे पास आएगा L इंटू I0²/2। इसको और हम लोग अच्छे से ढंग से लिख सकते हैं। इधर क्या चल रहा है? dW। अब dW का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप खुद से अभी तक आप लोगों ने बना लिया होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। dW का इंटीग्रेशन क्या होगा? बिल्कुल सही आपने सोचा, dW का इंटीग्रेशन होगा W, और लिमिट हम लोग पुट करेंगे 0 से W, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये W हो गया, ये W और इधर भी W। तो आप लिख सकते हैं W बराबर 1/2 L/I0², इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो वर्क डन हमारा आया, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज, स्टोर्ड का मतलब जमा हो जाना, यही वर्क डन जमा हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर which is denoted by, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? U से। So we can
राइट, हम लोग लिख सकते हैं u इक्वल टू 1/2 Li0 स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यही रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है जो हम लोग को फाइंड करना था। आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के में आज हम लोग चर्चा किए। पहला था ईडी करंट, ईडी करंट किसको बोलते हैं और उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट था ये पोटेंशियल एनर्जी, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो आशा है आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे। जहाँ नहीं समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का मुझे बेसब्री से इंतजार होता है। आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, ये कामना करते हुए कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, पढ़ाई को जारी रखेंगे। बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस मौके का अच्छे से फ़ायदा उठाइए। घर में कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई कीजिए, हर सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान दीजिए, सबको रूटीन वाइज बनाकर रिवीजन करते जाइए, क्योंकि आपके पास समय की कोई सीमा नहीं है, पर्याप्त समय है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स लेकर बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।